वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और डेली का करंट अफेयर में ये जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप 6 जनवरी का यहाँ पे मैं करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज़ होंगे जो कि आपके खास तौर पे सिविल सर्वेंट स्टूडेंट के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो भी आपके वनडे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें कि करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए उसको भी ध्यान में रख करके टू द पॉइंट हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि लिखता इंग्लिश में मैं हूँ, लेकिन सारी बातें आपको हिंदी में समझाई जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला न्यूज आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है। तो यहाँ पे ढेर सारी मिनिस्ट्री मिल करके एक काउंसिल बना रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे इसको टॉय कैथॉन के नाम से जानेंगे 2021। ठीक है, उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है उसको समझते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला और बाल कल्याण मंत्रालय MWCD, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मतलब कि वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ INB एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ये सभी ने मिल करके ज्वाइंटली एक लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसको टॉय कैथॉन के नाम से जाना है। नाम से भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ये आपका खिलौनों से संबंधित है। तो खिलौनों को डिजाइन से लेकर के संबंधित है आपका ये टॉय कैथॉन। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ हैकाथॉन। जैसे कि इंडिया में हर साल या फिर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा हैकाथॉन का आयोजन किया जाता है जिसमें कि टेक्नोलॉजिकली चैलेंज पेश किए जाते हैं पूरे इंडिया के जितने भी कोडर्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से इस बार भी आपका कोडिंग के लिए ही है, लेकिन वो टॉय की डिज़ाइन करने के लिए है। सो दिस इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ हैकाथॉन वेयर द स्टूडेंट एंड द टीचर्स। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के स्टूडेंट और टीचर सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। And design experts, toys experts and the startup will get together to crowdsource ideas for the developing the toys and games। और इसको बेसिकली इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि जो गेमिंग डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है, जितने भी आपके वेब डेवलपर्स होते हैं या फिर जो भी स्टार्टअप वाले लोग हैं, ठीक है, जो टॉय एक्सपर्ट हैं डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, सब मिल करके आपका अपने अपने आइडियाज़ पेश करेंगे उस पोर्टल पर। और उस बेसिस पे 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, जिसमें जूनियर लेवल, सीनियर लेवल और एक स्टार्टअप लेवल। दो में तो जूनियर 3 अलग अलग सेक्टर के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक आपका जूनियर लेवल होगा, एक आपका सीनियर लेवल होगा और आपका एक स्टार्टअप लेवल होगा। जूनियर और सीनियर लेवल में, जूनियर में जैसे कि आप कह सकते हो कि स्टूडेंट जो कि कॉलेजेस में पढ़ते हों या फिर स्कूल में। सीनियर लेवल में आपका टीचर्स हो गए या फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हो गए वो आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपका स्टार्टअप लेवल होगा तो उनके आइडियाज़ पर काम भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप में लोग आवेदन कर सकते हैं और उसमें अपने आइडिया को पेश कर सकते हैं। किस पे? टॉय कैथॉन पोर्टल पर। सो द टॉय कैथॉन इज़ बेस्ड ऑन द 9 थीम्स। इसमें थीम जो है 9 अलग अलग थीम है, उस पर आपको बनाना है। गेमिंग कर सकते हैं आप या फिर टॉय डिजाइन कर सकते हैं। इन सभी जो 9 आपके जो थीम्स है उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इथोस, लर्निंग, एजुकेशन एंड स्कूलिंग, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, ऑक्यूपेशंस एंड द स्पेसिफिक फील्ड, इन्वायरमेंट, दिव्यांग, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, आउट ऑफ बॉक्स, क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड रीडिस्कवरिंग द रीडिजाइनिंग द ट्रेडिशनल इंडियन टॉयस। इस तरीके से आपका टॉय कैथॉन के बारे में जितनी भी जानकारी थी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है द एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ कंक्लूडेड दैट द स्वास्थ्य वायु मे बी यूज्ड ऑन द कोविड-19 पेशेंट हु रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन अप टू द 35। हाल ही में स्वास्थ्य वायु करके आपका यहाँ पे 2 मिनिस्ट्री ने मिल करके, चाहे वो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उन्होंने इस बात को लेकर के अनाउंसमेंट किया है कि एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया है कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको भी ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री 35% तक दी जा सकती है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर ऑक्सीजन में जो आपका वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो उस कंडीशन में इसलिए रखा जाता है ताकि मतलब आउटर स्पेस से उनको कट कर दिया जाए, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर जगह आइसोलेट होकर के अपनी ब्रीदिंग और उसकी जो प्रक्रिया है उसको कर सकें। सो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL, साइंटिस्ट indigenously designed and developed the non-invasion bi-level positive airway
प्रेशर वेंटिलेटर, जिसको श्वास वायु के नाम से जाना है। मतलब ये एक्चुअली टेक्निकली क्या आप समझिएगा, नॉन इन्वेशन बाई लेवल, मतलब ये 2 लेवल पे है। इसमें ऑटोमेटिक भी है कि मतलब परसेंटेज के हिसाब से, जैसे आप ऑक्सीजन कितना देना है वो आपका डिपेंड करेगा कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन कैसी है। इसमें क्या है कि पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर इसको बोला जाता है। ये आपका बाई लेवल पे है और इसी को सरल भाषा में स्वास्थ्य वायु कहा जा रहा है। इसको किसने बनाया है? CSIR-NAL ने बनाया है। इसको एक बार फुल फॉर्म पढ़ता हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इसने इसको डिजाइन किया है। अब ये है क्या? इज अ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रेसाइज क्लोज्ड लूप एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऐसा ऑक्सीजन कंट्रोल सिस्टम है जो कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रेसाइज क्लोज लूप बनाता है विद बिल्ड इन बायो कंपैटिबल, ये आपका बायो कंपैटिबल भी है। उसके साथ में इसको 3D प्रिंटिंग के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें जितने भी मैनीफोल्ड आप देख रहे हो और जो भी कपलर्स हैं, कपलर्स क्या होता है? एक तरह से आप जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हैंड होता है ना मूवमेंट के लिए, ठीक उसी तरीके से कपलर और मैनीफोल्ड भी होता है। वो आपका 3D प्रिंटिंग के द्वारा डिजाइन किया गया है विद HEPA फिल्टर। इसमें फिल्टर कैसा लगा हुआ है? हाईली इफिशियंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर भी किस टाइप का, ये इतने टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जामिनेशंस में ऐसे ही सेंटेंस के फॉर्म में 1 2 3 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इट हैज़ अ फीचर लाइक CPAC बाई टाइम्ड स्पॉन्टेनियस ऑटो मोड्स with the provision to connect oxygen concentration or enrich unit external। अब इसमें आपका ऑटो मोड भी है, स्पॉन्टेनियस मोड भी है, मतलब जैसी जो आवश्यकता पड़ेगी पेशेंट को तो वो अलग अलग चीज़ें इसमें विद्यमान है। इसके साथ साथ बाई टाइम्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपका यहाँ पे है मोरिंगा से रिलेटेड है। तो मोरिंगा एक तरह का आप कह सकते हैं कि पत्तियों से संबंधित चीज़ है जो कि वेजिटेबल के अंतर्गत आएगा, न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएगा, जिसको अभी हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये बात कही है कि इसके न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि इसकी डिमांड जो है, मांग जो है इंटरनेशनल लेवल से आ रही है। सो इंडिया हैज़ स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स ऑफ मोरिंगा पाउडर, ठीक है। मोरिंगा जो पत्ती होती है उसको पाउडर के फॉर्म में विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सो कीपिंग इन माइंड इट्स राइजिंग ग्लोबल डिमांड, मतलब जो वैश्विक तौर पे इसकी डिमांड बढ़ रही है और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी की वजह से कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि इसका इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबली लेवल पर इसका डिमांड बढ़ रहा है। सो इसका जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट किया जा रहा है। 2 tons ऑफ द ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मोरिंगा पाउडर वर सेंट टू द US थ्रू एयर कंसाइनमेंट ऑन December 29, 2020। इसको हाल ही में December 29 को US के लिए आपका 2 टन, ठीक है, एक्सपोर्ट किया गया है और ये स्टार्ट हो चुका है। सो द मोरिंगा, जिसका बॉटेनिकल नेम अगर बात करेंगे तो इसका नाम है मोरिंगा ओलिफेरा, इज़ अ फास्ट ग्रोइंग डॉट resistant tree of the family Moringaceae and native to the Indian subcontinent। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोरिंगा। अब ये जो मोरिंगा है वो आपका पत्तियों के फॉर्म में पाया जाता है, उसको सुखा करके इसका पाउडर बनाया जाता है और ये आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी इसकी ठीक ठाक अच्छी खासी होती है। और मोरिंगा ओलिफेरा इसका आपका बॉटेनिकल नेम है और ये आपका इंडियन सब कंटिनेंट कंडीशन में ही पाया जाता है, इसीलिए इसकी मतलब यहीं पे पाया जाता है, इसीलिए इसकी इंटरनेशनल डिमांड भी आपका इंडिया और उसी के आसपास के देशों से आ रही है और इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज़ इनिशिएटेड द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द सागरमाला सी प्लेन सर्विस। यहाँ पे आप सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना होगा कि मतलब जितने भी भारत के तटीय क्षेत्र हैं, तटीय राज्य हैं, उसमें आपका वेरियस प्रोजेक्ट को डेवलप करना, उनको लिंक करना, उनको टूरिज्म के लिहाज से, उनकी कनेक्टिविटी के लिहाज से, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पोर्ट को आपका इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करना, ये सारी बातें सागरमाला प्रोजेक्ट में की जा रही हैं। लेकिन उसी में एक चरण और भी है जिसमें ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज स्टार्ट की जा रही है, ठीक है, विद द पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर्स। अब इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें सी प्लेन होगा, मतलब कि जो आपका समुद्र होगा वहीं से आपका मतलब हवाई जहाज़ को उड़ाया जा सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको भारत में पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसको सबसे पहले जो केवड़िया है, तो केवड़िया में सबसे पहले इसको अक्टूबर 2020 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन अब इसको विधिवत एक प्रोजेक्ट के तौर पे, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पे सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के लिहाज से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रही है या फिर देखरेख कर रही है? सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। अब अगला है the proposed origin destination pair under the hub and the spoke model include various islands। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे वाटरवेज हैं, चाहे वो आइलैंड की बात करें,
चाहे वो आपका जितने भी समुद्र के किनारे पाए जाने वाले तटीय क्षेत्र हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, गुवाहाटी की बात कर लें, गुवाहाटी रिवर फ्रंट की बात करें। ऐसा नहीं है कि केवल ये समुद्र में ही किया जा रहा है, ये आपका रिवर फ्रंट में भी हो सकता है, क्योंकि जो केवड़िया वाला है आपका वो नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है, वो कोई समुद्र में थोड़ी नहीं है। गुजरात में केवड़िया में आपका वो नर्मदा नदी पे है। गुवाहाटी रिवर फ्रंट, इसी तरीके से उमरानसो रिजर्वायर इन द असम, यमुना रिवर फ्रंट दिल्ली एज अ हब टू अयोध्या। मतलब ये दो दो करके पेयर बना करके इसको उसके बीच में आपका ये मतलब सी प्लेन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया। अगला है कि वियतनाम द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस। वियतनाम जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का, वो अब खरीदना शुरू कर रहा है चावल और कुछ अन्य जो खाद्य सामग्रियां हैं भारत से, ठीक है। ऐसा डिकेड में पहली बार हुआ है, मतलब इस दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका वियतनाम भारत से चावल खरीद रहा है। और क्यों, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ वियतनाम में जो चावल के भाव हैं, चावल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो आपका लिमिटेड हो गई है, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पा रहे, उनको डोमेस्टिक सप्लाई करने के लिए भी मुश्किल हो रही है। 2020 में अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत ने 14 मिलियन टन राइस जो है वो आपका एक्सपोर्ट किया है, और इसका जो प्रोविजनल डेटा है उसको ट्रेड मिनिस्ट्री ने दिया है, मतलब कि जो आपका वाणिज्य मंत्रालय है उसने यहाँ पे शो किया है। अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ शिवसेना फॉर रीनेमिंग औरंगाबाद सिटी इन महाराष्ट्र एज संभाजी नगर। अब यहाँ पे शिवसेना जो है और जो आपका एक संगठन बना है जिसको महाराष्ट्र विकास अगाड़ी के नाम से जानते हैं, जिसको MVA कहते हैं, उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है? एक तो शिवसेना शामिल है, एक कांग्रेस शामिल है, एक आपका NCP भी शामिल है, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की। तो इन तीनों लोगों ने मिल करके जो औरंगाबाद सिटी है उसको, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, उसको संभाजी नगर करने के लिए यहाँ पे बात चल रही है, और शिवसेना इसको करना, अपना डिमांड जो है वो आपका बार बार रख रही है। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है बीजेपी और शिवसेना और इन जो तीनों ये आपका संगठन मिले हैं इन दोनों के बीच में। सो द कंट्रोवर्सी हैज़ लेड अ वार ऑफ वर्ड्स बिटवीन द रूलिंग महाराष्ट्र विकास अगाड़ी, जिसमें शिवसेना कांग्रेस शामिल हैं, और आपका अपोज कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है। यहाँ पर समझिएगा, अब औरंगाबाद के बारे में हमको जो जानना है वो हम समझते हैं। सिटी इज़ नोन एज अ मेजर प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल एंड द आर्टिस्टिक सिल्क फैब्रिक्स। अब ये औरंगाबाद सिटी जो है आपका वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए, मतलब सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसकी जो सिल्क की आपके अलग अलग फैब्रिक्स की जो कपड़े आते हैं वो आपका वर्ल्ड फेमस हैं। अगर 2019 की बात किया जाए तो औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी बिकम द फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। मतलब औद्योगिक स्मार्ट सिटी भारत की पहली बनने वाली औरंगाबाद को ही इसका श्रेय प्राप्त है। एंड कंट्रीज़ फ्लैगशिप स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका वो यहीं से शुरुआत होती है। क्यों शुरुआत होती है? मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपका इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन मतलब क्योंकि इसने एक नया एजेंडा सेट किया कि एक ग्रीनफील्ड, फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसलिए औरंगाबाद को इसके लिए जाना जाता है। औरंगाबाद का पुराना अगर हिस्ट्री देखा जाए तो बना तो बहुत पुराना है, लेकिन औरंगाबाद वॉज बिल्ड 1610 बाय द मलिक अंबर ऑफ द निजाम शाही डायनेस्टी का, उसने 1610 में इसको बनाया था। इट वॉज रीनेम्ड औरंगाबाद बाय द मुगल एम्पर औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा इसको औरंगाबाद नाम दिया गया। और औरंगजेब व्हेन ही मेड इट कैपिटल दक्कन रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर, उसने क्या किया कि दक्षिण के रीजन में जब मुगल एम्पायर अपना बनाया तो उसका कैपिटल औरंगाबाद को ही बनाया। अब औरंगजेब हु लिव्ड इन द औरंगाबाद अंटिल हिज डेथ, वो अपने मृत्यु तक यहीं पे रुका था। सो द टॉर्टर्ड एंड किल्ड द छत्रपति संभाजी महाराज, इसने संभाजी महाराज को यहीं पे उनको मृत्यु दी थी। सन ऑफ द मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, और संभाजी महाराज कौन थे? वो शिवाजी महाराज के, जो कि मराठा के वॉरियर थे, उनके पुत्र थे। तो यहाँ से बात साबित ये होता है कि अब संभाजी जो है उनका महत्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि शिवाजी से संबंधित हैं। इसके नाते आपका शिवसेना चाहती है कि संभाजी नगर आपका औरंगाबाद का नाम रख दिया जाए। औरंगाबाद के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो भी आपका यही हैं, मतलब कि औरंगाबाद के अंतर्गत ही आती हैं। द आउटस्कर्ट बोथ ऑफ विच हैव बीन डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1983। ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती हैं 1983 से ही। अब इतिहास में आपका यहाँ पे औरंगाबाद में 52 गेट मिलते हैं। सम ऑफ द एक्सटेंट बिकॉज ऑफ विच औरंगाबाद इज निक नेम्ड एज द सिटी ऑफ गेट, इसीलिए औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं न्यूज। द ईयर 2020 वाज द 8th वार्मेस्ट सिटी 1901, बट इट वाज द सब्सटेंशियली लोअर दैन द हाईएस्ट वार्मिंग ऑब्जर्वर इन द 2016। 1901 से लेकर के 2020 में, 2020 जो है आपका मतलब 120 साल के इतिहास में 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है।
अगर बात करें कि इस पूरे शतक का मतलब 100 सालों का सबसे जो गर्म देश की बात, गर्म मतलब साल की बात करेंगे, तो वो आपका 2016 रिकॉर्ड किया गया था, 2016। सो इसको कौन रिकॉर्ड करता है, तो आप समझिएगा IMD डिपार्टमेंट। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने आपका यहीं पे ये डेटा जारी किया है। एंड सेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020। और क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 में जो कुछ भी घटित हुआ उसके अंतर्गत यह बात रखी गई कि जो 2020 था वह इस सदी का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। अब 5 वार्मेस्ट ईयर्स जो आपका रिकॉर्ड किए गए थे उसकी बात करते हैं। 2016 था जो कि 0.71 डिग्री आपका एवरेज ज़्यादा रहा था। 2009 जो है आपका 0.55 डिग्री एवरेज ज़्यादा था। 2017 जो था आपका 0.541 डिग्री ज़्यादा है। 2010 जो है आपका 0.539 है। 2015 जो है आपका 0.42 है। अब यहाँ पे एक बात और जानिएगा, ये जो आपका 2010 2011 से 2020 का ये जो दशक था ना, यह भी अब तक मतलब 100 सालों के इतिहास की बात किया जाए तो सबसे गर्म दशक के तौर पे जाना जाता है। अगला न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द परमानेंट कैंपस ऑफ द IIM संभलपुर। इट इज़ वन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट। IIM मतलब कि संभलपुर जो है, संभलपुर में एक IIM का फाउंडेशन रखा गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि IIM संभलपुर में नहीं था, मतलब उसका परमानेंट कैंपस बनाया गया है। अभी हाल ही में तो उसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एंड इट इज़ द वन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM आपका संख्या में बहुत कम है और ये प्रतिष्ठित संस्थान है मैनेजमेंट के लिए, तो प्रबंधन के लिए। तो संभलपुर सिटी जो है आपका, पहली बात उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कोई न्यूज़ आती है तो उससे संबंधित कोई भी जो आपका स्टेट है या फिर उससे संबंधित जो भी स्थान है उसके इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। सो संबलपुर सिटी आपका उड़ीसा में पाया जाता है और इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर महानदी। ये महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और हीराकुंड डैम आपने सुना ही होगा, तो यह संबलपुर सिटी जो कि उड़ीसा में स्थित है और ये महानदी के किनारे है। हीराकुंड डैम आपका यहीं पे पाया जाता है, जो कि यहीं पे आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया भी जो कि संबलपुर के अंतर्गत ही पाया जाता है। हीराकुंड डैम भी बना है, उसको झील भी कहते हैं, लेक भी कहते हैं, आर्टिफिशियल है। सो अगला आपका न्यूज़ है कि वर्ल्ड ब्रेली डे, मतलब ब्रेन लिपि आपने सुना होगा ना हिंदी में, तो ब्रेन लिपि जो डे है, तो ब्रेली डे जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है जनवरी 4 को, मतलब हर साल मनाया जाता है। और ये एनिवर्सरी है लुइस ब्रेली की, क्योंकि उन्होंने ब्रेल लिपि का उन्होंने स्टार्ट किया था। और वो आपका जब बहुत छोटे उम्र में थे तो एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी। उसके बाद उन्होंने पूरे दुनिया के जितने भी आपके ब्लाइंड लोग हैं उनको दिमाग में रख करके ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था। सो इसीलिए आपका इनको UN के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज है। अब दुनिया के ज़्यादातर देश इसको फॉलो करते हैं, जो भी आपका सही से देख नहीं पाते उनके लिए। अगला न्यूज़ है द चाइना हैज़ डेवलप्ड अ फ्लीट ऑफ अंडर वाटर ड्रोन कॉल्ड द सी विंग, जिसको हाई के नाम से जानते हैं, हाई ग्लाइडर इन द इंडियन ओशियन। मतलब कि हिंद महासागर में अभी हाल ही में चाइना ने एक ऐसा ड्रोन आपका अंडर वाटर यहाँ पे आविष्कार किया है और उसको इंडियन ओशियन में उतार दिया है। तो ये एक नया न्यूज़ है, उसको भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि MP के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिलीज़ किया है एक बुक। और मतलब रिलीज़ करने का मतलब उन्होंने लिखा नहीं है, किसने लिखा है, प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा ने लिखा है। और उसको रिलीज़ किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैं। उसका नाम है एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, डॉक्टर स्तुति शर्मा जी ने लिखा है। अगला न्यूज़ है जस्टिस संजीव बनर्जी, जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो नया चीफ जस्टिस है वो किसको अपॉइंट किया गया है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम संजीव बनर्जी था, उनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नॉर्थ ईस्ट में पहला स्पेसिफिक जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि रीबोई मेघालय का एक ज़िला है, वहाँ पे उसको स्थापित किया गया है। और ये पहले भी स्थापित था, ठीक है, लेकिन इसको दोबारा स्थापित किया गया है और 2021 से ये अपना फंक्शन करना शुरू कर देगा, कार्य करना शुरू कर देगा। अगला न्यूज़ है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, IOCL, उसने अनाउंस किया है दैट ही हैज़ लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द ऑयल रिफाइनरीज टर्बाइंस। ऑयल रिफाइनरी के अंतर्गत जो भी उसको रिफाइन करने के लिए, उसको परिष्करण करने के लिए जो भी टर्बाइंस चलती हैं, उनके लिए रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए यहाँ पे पहली बार IOCL ने इसको स्टार्ट किया है, RMS सिस्टम को। ये अपने आप में सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है आपका ऑयल रिफाइनरी टर्बाइंस को मॉनिटर करने के लिए। सो ऑयल मिनिस्टर धर्मेश प्रधान, ठीक है, उन्होंने इसको इनागोरेट किया है इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद से। नेक्स्ट आपका है कि लियोन मेंडोंका, ये आपका भारत के ही हैं, लगता है कि विदेश के हैं,
picked up the 3 norms in the last 3 months to become the India's 67th Grandmaster and only the second from Goa. ये आपका लियोन जो मेंडोंका है वो आपका गोवा के रहने वाले हैं और गोवा से दूसरी बार किसी ने आपका इंडिया का जो आपका ग्रैंड मास्टर होता है उसका खिताब जीता है. नेक्स्ट न्यूज है द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रिलीफ मटेरियल्स फ्रॉम द इंडिया फॉर द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल्स रीच्ड फिजी. फिजी में अभी हाल ही में जो आपका साइक्लोन आया था उसके लिए आपका रिलीफ मटेरियल भारत से भी हाल ही में भेजा गया है. एक्चुअली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत ने अभी भी जो आपका रिलीफ मटेरियल भेजा है कंसाइनमेंट वो किस देश के लिए भेजा है, तो आपको जानना चाहिए कि फिजी के लिए भेजा है. इसीलिए मैंने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है. अब इसको क्वेश्चन बना के पढ़ो, स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ो, वो आपकी मर्जी है. अगला न्यूज़ है द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जिसको KVIC के नाम से जानता है. ये आपके परीक्षा में पूछ सकता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आपका खादी पे ज़्यादा फोकस कर रही है. तो खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC हैज़ अनवील्ड एन ई-कॉमर्स पोर्टल जिसका नाम है ekhadiindia.com विच कैटलॉग्स ओवर द 50,000 प्रोडक्ट्स ऑफ ओवर 500 वेराइटीज़. इसने पोर्टल पर मतलब 50,000 अलग अलग प्रोडक्ट और 500 अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है. अगला न्यूज़ है कि इंडिया बिगेन इट्स 2-year टर्म्स एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल अलॉन्ग विद द नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड कीनिया. आपसे क्वेश्चन में ये तो देखो कई बार हर जगह आपको ये समाचार आप जब पढ़ोगे तो बता दिया जाएगा कि भारत ने अभी UN में आपका 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यहाँ पे 2 साल के लिए शपथ लिया है या फिर उसकी मेंबरशिप स्टार्ट की है. लेकिन आपसे पूछेगा कि इसके साथ में अन्य और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने आपका नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्टार्ट किया है अपना कार्यकाल. तो आपको याद रखना चाहिए कि नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया. इसका एक स्कीम चलता है कि मतलब एक पर्टिकुलर कंटिनेंट से, एक महाद्वीप से एक ही हो सकता है या 2 हो सकता है, वो आपका किसी अन्य दिन समझा दिया जाएगा. अगला न्यूज़ है कि उमेश सिन्हा हैज़ बीन नेम्ड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें आपका डिप्टी इलेक्शन कमीशन किसको बनाया गया है, उमेश सिन्हा जी को बनाया गया है. अगला है कि श्रीपद नाइक ने एक बुक रिलीज़ किया है, कोंकणी बुक रिलीज़ किया है. इसका टाइटल है सूत्र निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव, जिसको लिखा गया है रूपाचारी के द्वारा. सूत्रा एक अनुभव, जिसको कन्नड़ी भाषा में कोंकणी भाषा में क्या बोलते हैं, सूत्र निवेदनाची, और इसको डॉक्टर रूपाचारी ने लिखा है. और इसको किसने रिलीज किया है, श्रीपद नाइक ने. ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने आपके लिए एक बुक लिखी थी जिसको स्तुति शर्मा जी ने लिखा था. अगला न्यूज़ पढ़ते हैं. January 3 इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले का जो आपका 3 जनवरी है वो आपका बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है. अ 19th century सोशल रिफॉर्मर ऑफन कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर इन इंडिया. वो आपका अपने सोशल वर्क के लिए, और ऐसा भी माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में एक सोशल रिफॉर्मर थी और उसके साथ साथ पहली फीमेल स्कूल टीचर भी थी इंडिया की. ठीक है. और ज्योतिबा फुले को आप जानते ही होंगे, तो वो उन्हीं की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले. ज्योतिबा फुले जी ने उनको क्या किया था कि उनको गाइड किया था, उनको शिक्षित किया था, और उसके बाद सावित्रीबाई फुले भी आपका अपने पति के रास्ते पे ही चली. नेक्स्ट है कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ द इंडिया स्टूड एट द रैंक 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी एमंग द 195 कंट्रीज इन 2020 फ्रॉम द 5th रैंक पोजीशन इन 2019. 2019 अब यहाँ पे भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके अंतर्गत भारत जो है दुनिया का 195 देश की रिपोर्ट आई है, उसमें से भारत दुनिया का 6वां सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है. और 2019 में इंडिया का जो रैंक थी वो आपका 5th थी, लेकिन अभी थोड़ा सा गिर गई नीचे. और इसी में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2025 तक फिर से आपका 5वें पोजीशन पे आ सकता है, और 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आपका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है. अगला है कि ट्राइफेड हैज़ साइंड द MOU, ठीक है, with the day NRLM Ministry of Rural Development to forecast the tribal livelihood development through the synergies. synergies के द्वारा आपका ट्राइबल जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर बनाने के लिए ट्राइफेड ने एक MOU साइन किया है किसके साथ, डे NRLM मिनिस्ट्री के द्वारा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इंडियाज़ रिचेस्ट मैन जो मुकेश अंबानी हैं, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के, RIL के, ड्रॉप डाउन टू द 12th स्पॉट इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021. मतलब कि आपका जो 12वां स्पॉट उनको मिला है, जो रिलायंस के MD और चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, उनको दुनिया के अमीरों में बिलियनियर्स में 12वें नंबर पर रखा गया है. किसके द्वारा, ये कौन सी संस्था ने इंडेक्स जारी किया है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021. अगला है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द ग्लोबल
प्रवासी रिश्ता ऐप टू कनेक्ट विद द नियर 3.12 करोड़ ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के अंतर्गत पाए जाने वाले लगभग 3.12 करोड़ विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं, उनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक ग्लोबल प्रवासी रिश्ता करके एक ऐप यहाँ पे बनाया है, जिसमें कि वो सभी को एक साथ जोड़ने की बात कही गई है। अगला है ग्लोबल फैमिली डे जो है इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर्स ऑन द जनवरी 1 इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। अभी आप ये मतलब कि आपके लिए जानकारी है कि 1 जनवरी को हर साल ग्लोबल फैमिली डे के तौर पे मनाया जाता है, और इसका जो सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसको पीस और शेयरिंग के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी नासा ने अप्रूव किया है 2 हेलियोफिजिक्स, ठीक है, हेलियोफिजिक्स मिशन टू एक्सप्लोर द सन एंड द सिस्टम दैट ड्राइव्स स्पेस वेदर नियर अर्थ। मतलब कि अभी नासा ने अप्रूव किया है कि 2 हेलियोफिजिक्स मिशन भेजे जाएंगे ताकि एक्सप्लोर किया जा सके कि जो सूर्य है और उसका जो सिस्टम है कैसे हमारे अर्थ के आसपास के वेदर को और जो स्पेस है उसको क्रिएट करता है और उसका स्टडी करेगा ये पर्टिकुलर आपका मिशन। नेक्स्ट है कि एन एफर्ट टू क्रिएट द होप एमंग द जॉब सीकर्स द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज सेंड द 1000 प्रोफेशनली ट्रेंड नर्सेस टू ब्रिटेन। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब हाईली जो प्रोफेशनली ट्रेंड नर्स हैं उनको 1000 नर्सों को ब्रिटेन भेजा है आपका। तो ये कहीं ना कहीं एक आपका जो जॉब सीकर्स हैं और जिनके पास टैलेंट है और जिनको जॉब नहीं मिल रही तो उसके लिए एक आपका अच्छा कदम हो सकता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड सुनीत शर्मा एज अ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। जो आपका भारतीय रेलवे बोर्ड है उसके जो नए CEO या और चेयरमैन कह लीजिए उनको अपॉइंट किया गया। किसको किया गया? सुनीत शर्मा जी को, ठीक है। किसने अपॉइंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगला है कि एमिनेंट डांस स्कॉलर एंड क्रिटिक सुनील कोठारी जी 5 दफे हो चुके हैं, 87 ईयर के थे। ये आपसे पूछ सकता है कि सुनील कोठारी किससे संबंधित हैं, किस पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित हैं, तो आप डांसर और क्रिटिक्स उनको बोल सकते हैं। अगला है कि पिंपरी छिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको PCMC के नाम से जानते हैं, रिसेंटली साइंड अ MOU विद द UNDP, ठीक है, इंडिया टू को क्रिएट इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को क्रिएट किया गया है 2 लोगों के द्वारा एक MOU के तहत। किसने किसने? एक UNDP जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो, उसका जो इंडिया में वर्जन चलता है वो, प्लस पिंपरी छिंदवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC और UNDP इंडिया ने दोनों ने को क्रिएट किया है आपका सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। अगला है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड द धर्म स्वतंत्र रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा आपसे पूछेगा कि धर्म स्वतंत्रता जो है उसको जिसको ब्रैकेट में आपका रिलीजियस फ्रीडम लिखा हुआ है, तो उस बिल 2020 को किस पर्टिकुलर प्रदेश ने आपका जारी किया है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अगला है कि प्रकाश उत्सव जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किसके बर्थ के खुशी में किया जाता है, तो आपका गुरु नानक जी के बर्थ के खुशी में प्रकाश वर्ष का आयोजन हर साल किया जाता है। अगला है कि जो सिवन जी हैं जो कि चेयरमैन ऑफ इसरो हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट आपका इसरो के डायरेक्टर के तौर पे उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 ईयर बियॉन्ड द जनवरी 14, 2021। मतलब कि 14 जनवरी 2021 को वो रिटायर हो रहे थे लेकिन उनको एक्सटेंड कर दिया गया उनके टेन्योर को 1 साल के लिए। ये आपका अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट के द्वारा। अगला है कि इंडियाज़ एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड अ USD मतलब कि $231 मिलियन लोन टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन स्टेट ऑफ असम। असम में इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को कंप्लीट करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने एक आपका MOU साइन किया है या फिर एक आपका समझौता साइन किया है, जिसके तहत 231 मिलियन लोन देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे कि वो असम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA जो है USA का, उसने अलाउ किया है फ्लाई ओवर द पीपल्स एंड एट द नाइट ऑफ द कंट्री। जो भी आपके ड्रोन वगैरह जाते हैं ना, जैसे ड्रोन को अभी बहुत से देशों में मतलब स्वतंत्र तौर पे फ्लाई करने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में जो USA है उसने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मतलब कि लोगों के घर के ऊपर से आपका ड्रोन को उड़ाने की सहमति रात में भी दे दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोर फॉर द लाइट हाउस प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। इसको हमने पिछले 1 या 2 दिन पहले हमने इसको कवर भी किया था।
सो इसमें 6 अलग अलग प्रदेशों में आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसमें क्या होगा ना, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो हाउसिंग स्कीम के तहत तो वो 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें आपका ट्रेडिशनल वे में जो ईंट पत्थर नहीं जोड़े जाएंगे, इसके लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, और ये आपका अन्य की अपेक्षा हल्का भी होगा, तो इसीलिए इसको लाइट हाउस प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अलग अलग 6 प्रदेशों के अलग अलग शहरों में ये 1-1 हज़ार घर बनाए जाएंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, उनको मैं बता देता हूँ। एक तो इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में है, राजकोट जो कि आपका गुजरात के अंतर्गत पाया जाता है, चेन्नई हो गया आपका, रांची हो गया, रांची चेन्नई आपका जो तमिलनाडु के अंदर, रांची आपका किसके अंदर, झारखंड। इसी तरीके से अगरतला, अगरतला में आपका होगा, एक आपका लखनऊ जो कि आपका यूपी में पाया जाता है। तो ये 6 अलग अलग प्रदेश हैं, या फिर कह सकते हैं 6 अलग अलग प्रदेशों के अंतर्गत पाए जाने वाले स्थान हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ पे आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, 1-1 हज़ार घर बनाए जाएंगे स्टार्टिंग में। अगला है कि इंडिया एंड द एडीबी हैव साइंड द $10 बिलियन प्रोजेक्ट, जैसे कि इसको रेडीनेस फाइनेंसिंग, PRF कहते हैं, प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग, टू हेल्प फाइनेंशियल पायलटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिजाइन एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज इन द स्कूल करिकुलम इन द स्टेट। आपसे पूछेगा कि भाई हाल ही में भारत का कौन सा प्रदेश ने जो सिख के गुरु हैं उनके बारे में पढ़ाए जाने के लिए उसको अपने सिलेबस में लागू किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो है आपका यूपी गवर्नमेंट। इस तरीके से आपका 6 जनवरी का जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसको हमने कवर किया है। इसको आप बार बार देखिए, जिससे कि इसके अलावा आपको बाहर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। हमने सारी चीज़ों को कंप्लीट करके कंपाइल करके एक जगह पे आपको बता दिया है। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हों, ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश आपको कैसा चाहिए, उसके बारे में भी आप सजेशंस रिक्वायर्ड हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।